हरिओम, राधे राधे। अंतराल भाग 2, जिसमें 3 लेसन हैं। सूरदास की झोपड़ी, बिस्कोहर की माटी, अपना मालवा, खाऊ जाड़ू सभ्यता। तो चलिए इन तीनों लेसन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं जो हमारे सपोर्ट मटेरियल में दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा कि सूरदास की झोपड़ी से उद्धृत कथन हम 100 लाख बार बनाएंगे के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच का होना क्यों अनिवार्य है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर इन्होंने क्या दिया है कि जीवन में सकारात्मक सोच का होना बहुत ही ज़रूरी है। सकारात्मक सोच के कारण ही व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता है, आशा के भाव विजय प्राप्त कराता है। उदाहरण के तौर पर सूरदास की झोपड़ी पाठ का नायक सूरदास, जो पूरे पाठ में प्रत्येक परिस्थिति में मजबूत, आशावादी विचारधारा, सकारात्मक सोच के साथ खड़ा दिखाई पड़ता है। इस बात को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है कि भैरव द्वारा झोपड़ी जलाना। भैरव ने जब उसकी झोपड़ी जला दी और मिठुआ और उनके दोस्तों में खेलते हुए जब वो सुनता है और उनकी जो आपस की बातचीत है, मिठुआ का खेलों में चिढ़ना, बालकों द्वारा यह कहना कि तू तो खेल में रोता है इत्यादि घटना का जो सूरदास की सोच पर प्रभाव डालता है, और वो सोचता है कि मैं भी तो बच्चों की तरह ही रो रहा हूँ, ज़िंदगी भी तो एक खेल है और इस खेल में हार और जीत लगी रहती है, तो इसमें रोना क्या। दूसरा है सहृदय एवं परोपकारी। सूरदास जानता था कि वह सुभागी को शरण देकर मुसीबत को आमंत्रित कर रहा है। यह चाहता तो सूरदास को सुभागी को मना कर सकता था, पर वह यहाँ भी अपनी सकारात्मक सोच का परिचय देता है और सुभागी को शरण देता है। मेहनती, वह एक मेहनती व्यक्ति है। वह अंधा होने पर भी पुनः घर बनाने की बात करता है, परिस्थिति से हार नहीं मानता। और प्रतिशोध की भावना का न होना। आपने देखा कि सूरदास के अंदर किसी भी तरह की प्रतिशोधात्मक भावना नहीं है। वो किसी से शिकायत नहीं करता, वो खुद ही एक सकारात्मक सोच अपने अंदर रखता है और कहता है कि मैं दोबारा बना लूँगा, मैंने ही तो सब कुछ कमाया था, मैंने ही तो ये झोपड़ी बनाई थी, तो मैं दोबारा क्यों नहीं बना सकता। तो जीवन में अगर यदि सकारात्मक सोच है कि मैं कुछ कर सकता हूँ या मैं कुछ कर सकती हूँ, तो हमें कोई और हरा नहीं सकता। अगर हम हारते हैं तो केवल और केवल अपनी सोच के द्वारा। जब नेगेटिवपन या नकारात्मक सोच हमारे अंदर ज़्यादा हो जाती है तो हमारा जीवन हमारे लिए बोझिल बन जाता है और हम जीवन में हारते चले जाते हैं, जो कि सूरदास के चरित्र में ऐसा नहीं है। वह एक सकारात्मक सोच को रखा हुआ व्यक्ति है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र की विवेचना कीजिए। तो हेडिंग देख लीजिए, हार न मानने की प्रवृत्ति है उसके अंदर। वह एक कर्मशील और मेहनती व्यक्ति है, प्रतिशोध की भावना से मुक्त व्यक्ति है, निर्णय लेने की क्षमता है उसके अंदर, सहृदय एवं परोपकारी है और आशावादी दृष्टिकोण है। तो ये 4-5 अगर आपने हेडिंग डाल के और उसका व्याख्या कर दिया तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाए। थर्ड क्वेश्चन इस लेसन से है कि सूरदास की झोपड़ी पाठ के संदर्भ में सिद्ध कीजिए कि वह ईमानदार पुनर्निर्माण की भावना रखने गांधीवादी विचारधारा का पक्षधर या प्रणेता है। अब सूरदास की झोपड़ी पाठ में सूरदास एक अंधा भिखारी है। पाठ की पूरी कहानी सूरदास के ही इर्द गिर्द घूमती है। पाठ में कई घटनाएं घटित होती हैं। भैरव द्वारा सूरदास की झोपड़ी को जलाना, सुभागी को सूरदास द्वारा शरण देना, सूरदास की पैसों की पोटली भैरव द्वारा चुराना, सूरदास की झोपड़ी को जलाने के बाद भी भैरव का नाम न बताना, अपनी ज़मीन को गांव के मवेशी और बच्चों के प्रयोग के लिए देना इत्यादि। उपयुक्त सभी घटनाओं के बाद किसी भी घटना में सूरदास गुस्सा होता है, बदले की भावना से प्रेरित या हिंसा करता नजर नहीं आता। वह सभी को माफ़ करता, अपनी जमा पूंजी का त्याग करता, सभी की मदद करता नजर आता है। तो ये कहीं ना कहीं गांधीवादी विचारधारा के समर्थक है। हमारा जो अगला चैप्टर है अंतराल भाग 2 से, वो है बिस्कोहर की माटी। बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है, जिसमें ग्रामीण परिवेश की जीवन शैली और गाँव में प्रचलित घरेलू उपचार तथा अपनी माँ से जुड़े यादों का वर्णन किया गया है। कोइया की बात की गई है, जो कि एक प्रकार का जल पुष्प है, जिसे कुमुद और कोका बेली भी कहते हैं, और ये शरद ऋतु में जहाँ भी पानी एकत्रित होता है उग जाता है। शरद की चांदनी में कोइया की पत्तियों तथा उजली चांदनी एक सी लगती है। इस पुष्प की गंध अत्यंत मादक होती है। इस पाठ में लेखक ने माँ और बच्चे के संबंधों के बारे में भी बताया है कि माँ और बच्चे का संबंध अद्भुत होता है, चाहे वो इंसान की माँ हो, हमारी माँ हो, या फिर पशु पक्षियों की माता हो। सब अपने बच्चों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार रहते हैं।
उनकी रक्षा करना, उनकी देखभाल करना, उनका पालन पोषण करना, ये सारा प्रेम उनके अंदर भरा होता है। उसके बाद गर्मी की बात, गर्मी की दोपहर की बात, बरसात की बात, और कैसे गाँवों में लोग प्रकृति के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज करते हैं, प्रकृति के कितने करीब होते हैं, कई तरह की सब्जियों के नाम, फूल पत्तियों के नाम इत्यादि इस लेसन में लेखक ने बताए हैं। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेखक ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बत्तख से की है, तो आप देख लीजिए। एक तो खतरों से बचाना, सतर्कता और कोमलता से देख रेख, आने वाले खतरे को भांपना। जैसे एक इंसान की माँ या एक मानव की माँ अपने बच्चे को हर बुरी नज़र से बचा के रखती है, उसका बड़े ध्यान से देख रेख करती है और आसपास के लोगों से उसका बचाव करती है, ऐसे ही लेखक ने देखा कि बत्तख भी अपने अंडों को बड़े ही सतर्कता से पलटता है, उसकी देखभाल करता है और कौवों और सांपों से उसे बचाकर भी रखता है। तो ये सब चीज़ें उसे वहाँ दिखाई देती हैं। लेखक की प्रकृति और नारी संबंधी मान्यताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताओं का वर्णन। तो लेखक के लिए प्रकृति से गहरा लगाव था। उसे प्रकृति के कई दृश्य अनुपम एवं हृदयग्राही लगते थे। प्रकृति उसके लिए सौंदर्य का पर्याय थी और लेखक की दृष्टि में नारी। लेखक ने अपने गांव में एक रूपवती नारी देखी जिसकी सुंदरता लेखक के हृदय में बस गई। वह भी लेखक को सौंदर्य की प्रतिमूर्ति लगी। तो कहीं ना कहीं लेखक के लिए नेचर और नारी दोनों ही सुंदरता की प्रतिमूर्ति थी। प्रकृति और नारी में समानता, सौंदर्य की समानता होने के कारण लेखक को लगा जैसे प्रकृति नारी का सजीव रूप लेकर उसके समक्ष आ गई है और प्रकृति के समस्त दृश्यों में जूही की लता, चांदनी की छटा, फूलों की खुशबू आदि उसे नारी के सौंदर्य का आभास होता था। सौंदर्य के समान धर्म होने के कारण लेखक को प्रकृति और नारी एकाकार होते हुए दिखे। अगला क्वेश्चन है, बिस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर गांव की प्रकृति का गर्मी, सर्दी और वर्षा ऋतुओं के अनुरूप वर्णन कीजिए। वहाँ के लोग गर्मी ऋतु के प्रकोप से बचने के लिए क्या उपाय करते हैं। तो लू से बचने के लिए लोग प्याज बांधते हैं अपने कपड़े के एक हिस्से में, आम का पन्ना बनाकर पीना, कच्चे आम के रस को उबालकर उससे सर धोना इत्यादि ये गाँव में किया जाता है। बिस्कोहर की माटी पाठ में वर्णित ग्रामीण जीवन की झांकी प्रस्तुत कीजिए। तो गांव के परिवेश के बारे में पता चलता है और गांव में उगने वाले फूल, पेड़ पौधे, सांपों के बारे में भी लेखक ने बताया है। ऋतुओं में गांव में होने वाले बदलाव तथा उससे संबंधित बीमारियों के बारे में बताया। लोक कथा, देशज शब्दों का प्रयोग भी है। गांव में व्याप्त प्राकृतिक सौंदर्य का भी पता चलता है। 2-3 क्वेश्चन है वो आप देख लीजिएगा और अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, कल के पेपर में मिलने की संभावना रहेगी। अगला हमारा चैप्टर है अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता में। लेखक ने इस पाठ में मालवा प्रदेश के मौसम, ऋतुओं, नदियों, वहाँ के जनजीवन तथा संस्कृति का अत्यंत सजीव वर्णन किया है। मालवा में जब अत्यधिक बारिश होती है तो जनजीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। यातायात के साधन ठप हो जाते हैं तथा लोगों के आने जाने में कठिनाई होती है, यानी कि अतिवृष्टि, अधिक वर्षा होने के बारे में भी बताया। और जब वर्षा अधिक होती है तो गेहूँ और चने की फसल तो अच्छी होती है, लेकिन सोयाबीन क्या होती है, गल जाती है और नदियों में बाढ़ आ जाती है, लोगों के घरों में पानी भर जाती है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि अतिवृष्टि के क्या क्या परिणाम देखने को मिलते हैं वहाँ पर। लेकिन अब मालवा में पानी नहीं बरस रहा है, इसका क्या रीज़न है। तो इसका रीज़न मेन यही है कि वर्तमान युग औद्योगिक विकास का युग रहा और नदियाँ गंदे नालों में बदल गईं। लोगों द्वारा कूड़ा करकट नदियों में बहाया जाता है। कल कारखानों, उद्योगों का रासायनिक पदार्थ नदियों में बहाया जाता है। पूजा सामग्रियों को जल में प्रवाहित किया जाता है। इन सभी कारणों से नदियाँ सड़े नालों में बदल रही हैं। सिप्रा, चंबल, नर्मदा, चोरल, इन सभी नदियों को विकास की सभ्यता ने गंदे पानी की नालों में बदल दिया। तो अपना मालवा जहाँ पहले अतिवृष्टि के लिए जाना जाता था, जगह जगह पानी भरा रहता था, वहीं आज वह खाऊ उजाड़ू सभ्यता की देन ये रही कि वो अब बिल्कुल सूखा पड़ चुका है। फैक्ट्रियाँ तो हैं, सड़कें तो हैं, लेकिन अब पेड़ पौधे, नदियाँ ये वहाँ से धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। चारों तरफ केवल और केवल दिखाई दे रही हैं तो गंदे पानी की नालियाँ, जो केवल नाला बन चुकी हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, एक तो धरती का वातावरण क्यों गर्म हो रहा है, तो देख लीजिए। गर्म होने का कारण औद्योगिक विकास है। यूरोप और अमेरिका की भूमिका क्या रही इसमें, वातावरण के गर्म होने से हानियाँ क्या क्या होती हैं और इसे रोकने के क्या प्रयास है।
तो जब उद्योग ज़्यादा लगेंगे, उनसे जहरीली हवाएं निकलेंगी तो वातावरण प्रदूषित होगा, और जब प्रदूषित होगा पेड़ पौधे, नलियाँ खराब होंगी, नदियाँ दूषित होती जाएंगी, तो धीरे धीरे हमारा पर्यावरण भी खराब होगा। पेड़ पौधे सूखेंगे, गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे और धीरे धीरे हमें परेशानी उठानी पड़ेगी। आज की सभ्यता नदियों को गंदे पानी के नाले कैसे बना रही है? तो नंबर 1, कूड़ा कचरा फेंक कर, पूजा सामग्री बहाकर, कल कारखानों का रासायनिक पदार्थ नदियों में डालकर, और नदियों का रख रखाव न रखना। ये सारी चीज़ें हम उसमें लिख सकते हैं। बाकी और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप यहाँ से देख सकते हैं, इनके आंसर भी आप समझ के जाइएगा कि जगदर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जगा और क्यों। सूरदास अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था। सूरदास और भैरव के चरित्र पर प्रकाश डालिए। तो आपने कहानी पढ़ रखी है, आपको समरी भी पता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ ना आए तो आप कोशिश करिएगा कि उस लेसन की समरी आप नोट वहाँ पर लिख कर ज़रूर आएँ और अच्छे से अपने आंसर को करके आएँ। धन्यवाद। राधे राधे। हरि ओम।